हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। कहानी है 2022 की। अदीबा अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। वो देखने में काफ़ी सुंदर थी, किसी मॉडल से कम नहीं लगती थी। वो पास के ही एक स्कूल में 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। अदीबा पढ़ाई में बहुत तेज़ थी और अपने क्लास में अव्वल आती थी। उसकी फैमिली भी उस पर बहुत गर्व करती थी और उसकी मम्मी, उसके पापा और वो हंसी खुशी रहते थे। लेकिन उनकी खुशियों को बहुत जल्द नज़र लगने वाली थी। उस दिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। अदीबा अपने पापा से अपनी सबसे अच्छी दोस्त की शादी में जाने के लिए लड़ रही थी। उसके पापा उससे मना करते हुए कहते हैं कि बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और बारिश कब रुकेगी इसका कहना मुश्किल है। इस पर अदीबा बिल्कुल रोते हुए शक्ल बनाकर कहती है कि मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मेरी एक ही सबसे अच्छी दोस्त है और आज उसकी भी शादी में मुझे जाने नहीं दे रहे हो। इस पर उसके पापा बोलते हैं कि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है और रात भी काफ़ी हो गई है, इस समय तुम्हें जाना नहीं है बाहर। जिस पर अदीबा रोते हुए बोलती है कि मैं समय से वापस लौट आऊँगी और ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुकूँगी। काफ़ी जिद और मनाने के बाद आखिरकार उसके पापा ने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने तो दे रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जल्दी ही वापस लौट आओगी और समय से घर आ जाओगी। अदीबा बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपनी दोस्त की शादी में जाने का मौका मिल गया था, लेकिन उसकी ये जिद उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। उसके पापा ने उसे उसकी दोस्त की शादी के हॉल तक छोड़ दिया। अदीबा इस टाइम एक पिंक कलर का लहंगा पहने हुई थी, जिसमें उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी और उसने बहुत मनमोहक इत्र लगाया हुआ था। इत्र की खुशबू और उसकी खूबसूरती दोनों ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। अब अदीबा अपनी दोस्त के पास जाती है। उसकी दोस्त उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है कि अदीबा आखिरकार उसकी शादी में आ ही गई। अब अदीबा उस शादी के माहौल में काफ़ी ज़्यादा खो जाती है और अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में कब समय बीत गया उसे पता ही नहीं चलता है। अदीबा का तो बहुत मन था कि वो अपने दोस्तों के साथ पूरी रात उसकी शादी में ही रुके, लेकिन अपने पापा को किए हुए प्रॉमिस की वजह से उसे अपने घर वापस जाना पड़ रहा था। अदीबा को उसकी दोस्त का भाई फरहान उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए तैयार हो गया। अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा था और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। बारिश की वजह से कुछ साफ देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अभी रात के करीब 12 बज रहे थे और बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और रुकने का नामो निशान नहीं दिख रहा था। फरहान अब कार चलाने लगा। बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। फरहान मुश्किल से ही सामने देखते हुए कार को चला रहा था। बारिश की वजह से रोड बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी, वहाँ से कोई आ जा नहीं रहा था और रोड की दोनों तरफ पेड़ लगे हुए थे जो कि और भी ज़्यादा भयानक लग रहे थे। बारिश की बौछार, ठंडी हवा का झोंका, कार की उदासी और बाहर का सन्नाटा माहौल को और भी ज़्यादा डरावना बना रहा था। तभी अदीबा इस सन्नाटे को तोड़ते हुए बोलती है, फरहान भाई, आज तो काफ़ी ज़्यादा देर हो गई, मेरे पापा मुझे तो मार ही डालेंगे। तभी फरहान बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम अपने पापा से कह देना कि बारिश की वजह से लेट हो गई। मैं अभी आगे जाकर एक शॉर्टकट ले लेता हूँ जिससे मैं तुम्हें जल्दी ही घर पहुँचा दूँगा। अदीबा शॉर्टकट की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो अब जल्दी ही अपने घर पहुँचने वाली थी। लेकिन अदीबा को ये नहीं पता था कि फरहान जिस शॉर्टकट की बात कर रहा है वो पास के कब्रिस्तान से होते हुए जाता है। वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा पुराना था, वहाँ से कोई आता जाता नहीं था और वहाँ का माहौल और भी ज़्यादा डरावना था क्योंकि वहाँ पे आसपास काफ़ी ज़्यादा बड़े और घने पेड़ लगे हुए थे। अब फरहान अपनी गाड़ी का शॉर्टकट ले लेता है और वो पुरानी कब्रिस्तान से होते हुए गुजरने लगता है, जहाँ का माहौल और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। लेकिन अभी कार कुछ ही दूरी पर गई थी कि अचानक कार बंद हो गई। अदीबा ने फरहान से पूछा कि भाई, कार को क्या हो गया?
तो फरहान ने कहा, मुझे लगता है कि कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तुम रुको मैं देखता हूँ। फरहान के कार को चेक करने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने अदीबा से कहा कि तुम गाड़ी के अंदर ही बैठो और दरवाज़ा बंद कर लेना, मैं अभी कुछ देर में कुछ लोगों को ढूंढ कर लाता हूँ जो कि गाड़ी को सही कर सकें। अदीबा को अब काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने फरहान की बात मान ली और गाड़ी को अंदर से लॉक कर ली और अब वो फरहान का इंतज़ार करने लगी। अब फरहान वहाँ से मदद के लिए निकल जाता है। अदीबा अंदर बैठकर फरहान का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन अदीबा को ये नहीं पता होता है कि उसकी गाड़ी जहाँ पर रुकी है वहीं पर सामने कब्रिस्तान का गेट है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। अब अदीबा को कार के अंदर बैठे बैठे घुटन होने लगती है। अदीबा ने अब कार का शीशा थोड़ा नीचे किया ताकि कुछ हवा के झोंके अंदर आ सकें, लेकिन हवा का झोंका जैसे अंदर आया वैसे ही अदीबा ने जो इत्र लगाया था उसकी महक हवा के झोंके के साथ मिलकर एक अज्ञात शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। कुछ देर बाद अदीबा को एक आवाज़ आती है, अदीबा बाहर आओ। ये आवाज़ बिल्कुल फरहान के जैसे ही लग रही थी। अदीबा को लगता है कि फरहान वापस आ गया है। वो खिड़की का दरवाज़ा और खोलते हुए और झांकते हुए फरहान से पूछती है कि भाई आप कहाँ हो। तभी दूसरी तरफ से एक बार फिर से आवाज़ आती है कि यहाँ आओ, गेट के पास, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। पहले तो उसे काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन उसने ये सोचा कि फरहान उसे मदद के लिए बुला रहा है, तो वो बिना टाइम वेस्ट किए हुए गाड़ी से बाहर आ जाती है और आवाज़ की तरफ आगे बढ़ते हुए गेट के पास पहुंच जाती है और बोलती है कि भाई आप कहाँ हो। गेट के उस पार से थोड़ी ही दूर से आवाज़ आती है कि तुम गेट खोलकर अंदर आ जाओ। जब अदीबा गेट को देखती है तो वो काफ़ी पुराना दिख रहा होता है, उस पर जंग लगी हुई होती है और उस पर एक बड़ा सा ताला होता है जिस पे काफ़ी ज़्यादा ताबीज़ बने हुए होते हैं। लेकिन फिर से उस पार से आवाज़ आती है कि अदीबा जल्दी करो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो अदीबा बिना समय गंवाए उस ताबीज़ को खोलने लगती है और उस ताबीज़ को खोलकर उस दरवाजे को खोल देती है। गेट थोड़ा चरमराहट के साथ खुला। अनजाने में अदीबा ने उस मनहूस गेट को खोल दिया था जिसके पीछे कई सालों से कोई चीज़ दफन थी, कुछ ऐसा जो बेसब्री से जागने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही गेट खुला वैसे ही अदीबा के शरीर में एक झटका सा महसूस हुआ और आँख में एक अजीब सा खालीपन आ गया और वो बिना कुछ सोचे और बिना कुछ देखे कब्रिस्तान के अंदर आगे सीधे बढ़ती गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो किसी शक्ति के बस में हो। अचानक अदीबा को लगा जैसे उसके कंधे पर किसी ने धीरे से हाथ रखा। जैसे वो पीछे मुड़कर देखी वैसे उसने देखा कि वहाँ पर फरहान खड़ा हुआ था। तभी आगे से फरहान बोलता है कि तुम यहाँ अंधेरे में कब्रिस्तान के अंदर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था कि कार के अंदर रहो, तुम यहाँ आखिर कर क्या रही हो? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? उसकी आवाज़ में चिंता और दुख साफ नज़र आ रहा था। तभी फरहान आगे से बोलता है कि मैकेनिक ने गाड़ी ठीक कर दी, अब जल्दी चलो कार के अंदर। लेकिन अदीबा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो खड़ी तो फरहान के सामने हो, लेकिन वो उसका दिमाग कहीं और ही खोया हुआ हो। जब फरहान उसे अपने साथ ले जाने लगता है तभी अचानक अदीबा को एक झटका सा लगता है और उसे ऐसा लगता है मानो कि वो किसी नींद से जाग रही हो और वो हैरान होते हुए पूछती है कि भाई मैं यहाँ कैसे आ गई। तभी फरहान अदीबा से कहता है कि तुम शायद थक गई हो और तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, गाड़ी ठीक हो गई है और चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जैसे ही फरहान के साथ अदीबा उस कब्रिस्तान से बाहर निकलती है वैसे ही अदीबा के कान में एक फुसफुसाहट की आवाज़ आती है, अदीबा मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तभी अदीबा पलट कर देखती है तो उसे वहाँ कोई नहीं नज़र आता है। वो फरहान से पूछती है क्या उसने भी वो आवाज़ सुनी। तभी फरहान नाराज़ होते हुए कहता है कि अदीबा मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, जल्दी चलो। जब अदीबा अपने घर पहुँचती है तो उसके पापा मम्मी उसका हॉल में इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही उसके पापा अदीबा को देखते हैं वैसे ही उस पर गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि अदीबा ये कैसी लापरवाही है, क्या तुमने समय नहीं देखा, इतना ज़्यादा टाइम हो गया, तुम इतनी ज़्यादा लापरवाह कैसे हो गई, इतनी देरी तुम्हें कैसे हो गई आने में।
उसके पापा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, लेकिन अदीबा कुछ बोल नहीं रही थी, बस वो खड़ी होकर अपने पापा को देखे जा रही थी। तभी उसकी मम्मी ने भी उसे लगभग घसीटते हुए पूछा कि तुम्हारे पापा तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, तुम कहाँ थी अब तक? लेकिन अदीबा ने अब भी कुछ नहीं कहा और वो पलक भी न झपकाए अपने मम्मी पापा को देखे जा रही थी। फिर उसके पापा ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा कि अदीबा तुम ऐसे घूर क्या रही हो, तुम हमारे क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तभी अदीबा गुस्सा करते हुए अपने पापा से कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है। और अपने पापा को बिना देखे और बिना कुछ कहे आगे अपने कमरे की ओर चली जाती हैं। भी उसके पापा आगे बढ़ते हुए अदीबा से कहते हैं कि अदीबा तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतनी लापरवाह और बदतमीज़ कब से हो गई? तभी अचानक अदीबा अपने पापा को घूर कर देखती है और उसका मुंह लाल हो चुका था और वो गुस्से में जाकर अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है। तभी उसके पापा और मम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अचानक अदीबा को क्या हो गया, लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई थी। कुछ घंटे बाद अचानक से अदीबा के कमरे से कुछ अजीब आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई ज़ोर ज़ोर से रो रहा हो। अदीबा के पापा मम्मी घबराते हुए जब अदीबा के कमरे के पास जाते हैं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। उसके पापा ने दरवाज़ा खोलने की काफ़ी नाकाम कोशिशें की, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कि दरवाज़ा नहीं कोई दीवार हो जो कि टूटने का नाम नहीं ले रही थी। और कमरे के अंदर से रोने की आवाज़ें तेज़ होती जा रही थीं, जो उनके पापा मम्मी को और भी ज़्यादा परेशान कर रही थीं। तभी उसकी मम्मी तेज़ी से घबराते हुए खिड़की की तरफ भागती हैं ताकि वो अदीबा के कमरे के अंदर देख सकें कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। लेकिन वो अपने सामने जो दृश्य देखती हैं उसे देखने के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो दृश्य इतना ज़्यादा क्रूर और भयानक होता है कि वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। उन्होंने सामने देखा कि अदीबा हवा में तैर रही हुई होती है और उसके कमरे की सारी चीज़ें इधर से उधर बिखरी हुई होती हैं, मानो किसी ने सारी चीज़ों को फेंक कर तोड़ दिया हो। ये दृश्य देखने के बाद उनकी मम्मी दौड़ते हुए उसके पापा के पास जाती हैं और उनको सारी चीज़ें बताती हैं जो उन्होंने अभी देखी हुई होती हैं। अब दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता कि आखिर अदीबा के साथ हुआ क्या। कुछ देर सोचने के बाद ही उनके पापा को उनकी दोस्त का याद आता है और वो उसकी दोस्त को फ़ोन लगाते हैं कि आखिर अदीबा के साथ ऐसा क्या हुआ जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे ही अदीबा के पापा उसकी दोस्त के पास फ़ोन लगाते हैं जिसके घर पर अदीबा गई हुई होती है, तो उसकी मम्मी फ़ोन उठाती हैं। उसके पापा के पूछने पर उन्हें पता चलता है कि अदीबा फ़रहान के साथ घर वापस आई थी। उसके पापा फ़रहान से बात करने के लिए कहते हैं, तभी उसकी मम्मी उन्हें फ़रहान से बात करवाती हैं। उसके पापा के पूछने पर फ़रहान ये बताता है कि अदीबा जब दोनों रास्ते में आ रहे थे तब कब्रिस्तान के अंदर गई थी, वही पुराना कब्रिस्तान जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है और जिसका दरवाज़ा काफ़ी समय से बंद हुआ था। अब उनके मम्मी पापा को सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि आखिर अदीबा के साथ हुआ क्या है। तुरंत ही उसके पापा अपने जानने वाले एक मौलवी साहब के पास फ़ोन लगाते हैं, लेकिन उसके पापा के समय से फ़ोन करने के बावजूद भी मौलवी साहब को आने में देर हो जाती है क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा बाहर ख़राब था और काफ़ी ज़्यादा रात भी हो चुकी थी। जैसे ही मौलवी वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे सारे लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। जैसे वो दरवाजे के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। वैसे ही मौलवी ने अपने पोटली से एक बोतल निकाली। बोतल के अंदर जमजम का पानी था। जैसे ही मौलवी ने उस जमजम के पानी को दरवाजे पर छिड़का, वैसे ही वो दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला वैसे ही अंदर मौजूद एक अनजान शक्ति ने मौलवी के ऊपर हमला कर दिया और वो अनजान शक्ति मौलवी को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से मौलवी बाहर जाकर गिरते हैं। और ये दृश्य देखकर उस अदीबा के मम्मी पापा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मौलवी तब भी अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं, वो दोबारा से खड़े होते हैं और उस दरवाजे की ओर आगे बढ़ते हैं। मौलवी ने अपनी पोटली से एक ताबीज़ निकाली और अपने हाथों में पकड़ ली होती है और तेज़ी से ज़ोर ज़ोर से बोलकर कोई मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। मौलवी को भी अंदर से काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, लेकिन फिर भी वो बिना घबराए मंत्र को तेज़ी से पढ़े जा रहे थे। देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि उस मंत्र का असर होने लगा है और वो आवाज़ें अब धीरे धीरे कम होने लगी थीं। अब मौलवी धीरे धीरे ताबीज़ लेकर अदीबा की ओर बढ़ने लग जाते हैं।
जैसे ही मौलवी अदीबा के पास पहुंचते हैं वैसे ही चमचम का पानी अदीबा के ऊपर छिड़कने लगते हैं और अदीबा की कलाई पर एक ताबीज़ बांध देते हैं। अदीबा को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो बेहोश हो और उसे कोई भी होश ना हो। कुछ देर बाद जब अदीबा होश में आती है तो वो देखती है कि उसके मम्मी पापा और मौलवी उसे घेर कर खड़े हुए हैं। उसके पापा के पूछने पर अदीबा बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि वो कैसे उस कब्रिस्तान में पहुंची और उसके साथ यहाँ क्या क्या हुआ। उसे बस इतना याद होता है कि वो शादी से वापस लौटते समय फरहान के साथ कार में आ रही थी और फिर कार ख़राब हो गई थी। मौलवी बताते हैं कि अदीबा ने जो ताबीज़ पहन रखी है उसे पहने रहेगी जब तक उसके साथ कुछ भी नहीं बुरा होगा। अब मौलवी अपने घर की ओर निकल जाते हैं। ऐसे ही देखते देखते 2 महीना बीत जाता है। अब अदीबा की तबीयत काफ़ी सही हो चुकी थी और तीनों लोग उसके मम्मी पापा और अदीबा हंसी खुशी रहते थे। सबको लग रहा था कि सब कुछ चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि आगे इनके साथ और भी ख़तरनाक चीज़ें होने वाली हैं। अदीबा एक दिन फिर से अपने दोस्त के यहाँ जाती है। हंसी खुशी बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक अदीबा बेहोश हो जाती है। अदीबा को बेहोश देखकर उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी उसमें से एक दोस्त की नज़र उसकी कलाई पर पड़ती है, जो कि ताबीज़ बंधी हुई कलाई को देखती है। वो ताबीज़ इतनी कस कर बंधी हुई होती है जिसकी वजह से अदीबा के हाथों में नीले कलर के निशान पड़ गए होते हैं। उसकी दोस्त को समझ नहीं आता है कि आखिर ये क्या है और उसकी दोस्त उसकी मदद करने के लिए उसकी ताबीज़ खोल देती है। उस ताबीज़ के खुलते ही अचानक से अदीबा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। घबराकर जब उसके पापा को फ़ोन किया जाता है और उसके पापा वहाँ पर पहुँचते हैं तो अदीबा को इस हालत में देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। जब उनकी नज़र उसकी कलाई पर पड़ती है तो वो देखते हैं कि अदीबा के हाथों में वो ताबीज़ नहीं है जो मौलवी ने उसे ताबीज़ को बांधने को कहा था। उनके पापा के पूछने पर पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसकी ताबीज़ निकाल दी। उसके पापा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो अदीबा को अपने साथ घर लेकर चले आते हैं। उसके पापा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और बार बार मौलवी को फ़ोन लगाने लगते हैं, लेकिन उनके 1000 बार फ़ोन लगाने पर भी मौलवी का उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होता है और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके पापा काफ़ी ज़्यादा घबरा गए होते हैं और ढूंढते हुए मौलवी को उसी जगह पर जाते हैं जहाँ मौलवी मिल सकता था, लेकिन उनके पूछने पर उन्हें पता चलता है कि मौलवी का अभी हाल ही में देहांत हो चुका है। मौलवी किसी काम से कहीं बाहर जा रहे थे और उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई है और मौलवी की मौत उसी गेट के सामने हुई थी जिस गेट को अदीबा ने न जाने अनजाने में खोल दिया था। अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करिए। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।